हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चैप्टर था इंश्योरेंस क्लेम, यूनिट 5 के अंदर से बेटा। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यूनिट 5 के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर आते हैं। पहला आप कर चुके हो, दैट इज इन्वेंट्रीज। सेकंड हम कर रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। एंड थर्ड इज हायर परचेज। दैट मीन्स अगर आपने स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर एक बार ढंग से कर लिए हैं और दोनों इंटर रिलेटेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंश्योरेंस क्लेम का मेजर पार्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। सो आप लोगों को बहुत एडवांटेज होगा दोनों चैप्टर को साथ पढ़ने में। यूनिट 5 के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर आराम से आपको आ सकते हैं। आप क्या करो, पहले इन्वेंट्री करो, देन इंश्योरेंस क्लेम करो, देन हायर परचेज हम करेंगे तो आप उसके साथ कर लेना। ठीक है। हमने देखा था कि इंश्योरेंस क्लेम दो टॉपिक के अंदर डिवाइडेड है, पहला लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि भैया हमारे गोडाउन के अंदर या हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार की आग लगती है, कोई मतलब वैसी वाली आग नहीं जो लोग बातों से लगाते हैं, आग मतलब रियल वाली आग जो लगती है, उस आग की वजह से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो हमें ये निकालना है कि नुकसान कितना हुआ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है भैया, नुकसान कितना हुआ है, नुकसान के बारे में हमें पता करना है। अब सर नुकसान के बारे में पता करना है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में दो टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। पहला जिसमें आपको नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट दिया होता है या ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड निकाल लेते हो। दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होगा और जो एक एबनॉर्मल स्टॉक वाला क्वेश्चन होगा उसका कॉन्सेप्ट देख के हमने क्वेश्चन किया था। अभी तक हमने इतना कर लिया है। कुछ एडजस्टमेंट थे जो मैंने बताए थे आपको कि अदर यूजेस ऑफ गुड्स का कोई एडजस्टमेंट आता है तो हम उसको माइनस कर लेंगे आराम से। ठीक है, अदर यूजेस ऑफ गुड्स का कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो उसको परचेज में से माइनस कर लेंगे। वेजेस का, वेजेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई भी एडजस्टमेंट होता है, दैट मीन्स आपने वेजेस खर्च की है, वेजेस लगाई है किसके ऊपर, आपका कोई असेट के ऊपर, और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाला हुआ है तो उस बेसिस में से वो माइनस कर देंगे। और लास्ट वन था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये पॉइंट भी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और मे बी फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट के अंदर। तो जो सेल्स वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है और स्टॉक विद कस्टमर है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। टोटल हमने इतने कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर बताया था कि स्टॉक डैमेज बाय फायर कैसे निकालते हैं। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर हमारे पास निकल के आ जाएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आ जाएगा। फिर उसमें से माइनस करेंगे सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू का मतलब है कोई भी स्टॉक जलने से बच जाता है उसको मार्केट में बेच सकते हैं या उससे कुछ जो रियलाइजेशन होगा उसको सॉल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो इससे आ जाएगा आपका स्टॉक डैमेज ड्यू टू फायर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्टॉक के बारे में, स्टॉक के इर्द गिर्द बातें की कि हमें स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर इसमें? इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टॉक कितना कैलकुलेट करना है। बहुत बहुत आसान सा है। अब दूसरी बात हम करेंगे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, जो चैप्टर का नाम है, और वो बहुत छोटा सा है। ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है कि इंश्योरेंस क्लेम का हिस्सा बहुत छोटा सा आएगा आपके पास। कैसे है सर? देखो इंश्योरेंस क्लेम आपके पास बहुत छोटा सा हिस्सा है सर, इसके बारे में तो बहुत कम जानकारी होगी तो भी काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपको एक चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस क्लेम या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जब भी बात करती है, बेटा एक चीज कंफर्म कर दो, आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? यस सर। है ना, Yes, स्क्रीन दिख sir. रही है, जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, sir. ओके ओके बेटा, गुड, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है वो हमारा कितना स्टॉक रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेती है। इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपसे वसूल करेगी, जो चार्जेस होते हैं मंथली, ईयरली, वॉटेवर, तो वो चार्ज करती है। जैसे मेरे यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है 5 लाख का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग आएगा। मैं इंश्योरेंस कराता हूँ 4 लाख का, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग आएगा। मैं इंश्योरेंस कराता हूँ 2 लाख का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब क्या होता है, दो चीजें होती है, आपका जो स्टॉक है वो पार्शियली इंश्योर्ड हो सकता है
और आपका स्टॉक है जो फुल्ली इंश्योर्ड हो सकता है। 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। आपका स्टॉक 2 तरीके से इंश्योर्ड हो सकता है। पहला, फुल्ली इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो सकता है पार्शियली इंश्योर्ड। सर, फुल्ली इंश्योर्ड और पार्शियली इंश्योर्ड का मतलब क्या है? दोनों को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि साहब कैसे फुल्ली इंश्योर्ड होगा, कैसे पार्शियली इंश्योर होगा। देखो, 2 तरह से इंश्योरेंस हो सकता है। इंश्योरेंस है आपका, वो 2 तरह से हो सकता है। एक होगा फुल्ली इंश्योर्ड और दूसरा होगा पार्शियली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड और पार्शियली इंश्योर्ड 2 तरीके से आपका इंश्योरेंस हो सकता है। अब सर, फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब क्या है? लाइक आपके पास स्टॉक कितना रखा हुआ है? आपके पास एग्जांपल लिख रहा हूं दोनों में मैं कि आपके पास स्टॉक कितना रखा हुआ है। आपके पास स्टॉक है 1 लाख रुपए का, और आपने इंश्योरेंस भी कितने का करा रखा है? 1 लाख रुपए का। मतलब जितना स्टॉक रखा है उतने का आपने इंश्योरेंस करा रखा है। दिस इज कॉल्ड फुल्ली इंश्योर्ड। एक एग्जांपल तो ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आपके पास स्टॉक तो रखा हुआ है ₹1 लाख, और आपने इंश्योरेंस जो करा रखा है वो करा रखा है आपने 1,20,000। तो दोनों ही केसेस में आपका फुल्ली इंश्योर्ड है। जितना स्टॉक रखा हुआ है पूरा की पूरा इंश्योर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, इस केस में हमको इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा ये देखना है। सर, फिर पार्शियली इंश्योर कैसे होगा? पार्शियली इंश्योर का मतलब है आपका स्टॉक रखा हुआ है कितना? आपका स्टॉक रखा हुआ है सपोज 1 लाख रुपए का, और आपने जो इंश्योरेंस करा रखा है बेटा, आपने इंश्योरेंस करा रखा है वो करा रखा है 80,000 रुपए का। तो आपका यहाँ पे पूरा की पूरा स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है। पार्शियल इंश्योर्ड होगा उसके अंदर अगर आपने स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है और इंश्योरेंस आपने क्या करा रखा है? कम करा रखा है, तो वो उसको बोलते हैं पार्शियली इंश्योर्ड। अब अगर आपका फुल्ली इंश्योर्ड है तब तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर पार्शियली इंश्योर्ड होगा तो उस केस में हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमें मतलब जो फॉर्म है उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर, कौन सी दिक्कतें होंगी उसके लिए? उसके लिए ये होगा कि साहब आपने स्टॉक तो ₹1,00,000 का रख रखा है, इंश्योरेंस आपने 80,000 का करा रखा है। अब 2 चीजें इसमें होंगी, एक होगा एवरेज क्लोज अप्लाई होता है, एक होगा एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं होता है। तो वो क्वेश्चन के साथ समझेंगे हम कि सर एवरेज क्लोज अप्लाई होता है तो क्या होगा और अप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा। आपको मोटा मोटी ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब है जितना स्टॉक रखा हुआ है उतना या उससे ज्यादा का इंश्योरेंस आपने करा रखा है, दैट मीन्स फुल्ली इंश्योर्ड है। पार्शियल इंश्योर्ड का मतलब है आपने जितना स्टॉक रखा हुआ है उससे कम का आपने इंश्योरेंस करा रखा है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो मालिक होता है स्टॉक का वो थोड़ा सियाना होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उससे भी सियानी होती है क्योंकि वो भी धंधा कर रहे हैं। तो वहां पे यहाँ पे एक क्लोज लगा लेते हैं, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो विद क्लोज और विदाउट क्लोज होती है। तो अपन देखेंगे कि विद क्लोज और विदाउट क्लोज, जिसको बोलते हैं एवरेज क्लोज, विद एवरेज क्लोज और विदाउट एवरेज क्लोज कैसे होती है उसके बारे में हम क्वेश्चन से देखेंगे। एक बार मोटा मोटी आपको यह समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर। बताओ बेटा। यस सर। आ गया। अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो आपको जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो सारे कॉन्सेप्ट वहां आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे, और साथ के साथ आपका इन्वेंट्री वाला चैप्टर भी क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, इसके ऊपर आप लिख लेना बेटा, ये हमारा यूनिट नंबर 5 का हिस्सा है। हमने जो पहले यूनिट पढ़ी थी, वो चैप्टर पढ़ा था, वो भी यूनिट 5 का हिस्सा था। आपकी बुक में यूनिट वाइज नहीं दिया हुआ है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई बच्चा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो उसके लिए किसी और यूनिट में हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली राजस्थान यूनिवर्सिटी की पार्ट 1 में। ठीक है, चलो, हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम, आ जाओ भाई। बेटा, आपके पास ये पीडीएफ या आपके पास बुक्स अवेलेबल है ना? नहीं है तो एक बार आप लोग मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने पास एक बार बुक्स को देखेंगे।
हाँ, ऑन हम इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं बेटा। पहले इलस्ट्रेशन 1 कैसे होगा इस पे ध्यान देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आसानी से चीजें समझ में आएंगी। देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा है भाई, ऑन 12th May 2020 fire occurred in premises of Messrs Rabi and Rabi, a paper merchant। पेपर का व्यापारी था, उसके यहाँ पे लग गई है आग। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉय, ज्यादातर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक साल्वेज वॉज रुपीज 11,200। इन एडिशन सम स्टॉक वॉज साल्वेज इन द डैमेज कंडीशन एंड इट इज वैल्यू वॉज एग्रीड एट 10,400। From the following, ascertain the amount of loss of stock of Mr. Ravi to be claimed from insurance company if the value of policy was 70,000। वैल्यू कितनी ली हुई है पॉलिसी की, ये ध्यान रखना। 70,000 रुपए का उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है। अब ध्यान ये देखना है कि जितना स्टॉक था उससे कम का इंश्योरेंस है, ज्यादा का इंश्योरेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, His stock at the close of the year ending 31st March 2020 was valued at 83,500। His purchase from 1st April 2022 12/5 amounted rupees 1,12,000 and his sales during that period to amounting rupees 1,54,000। On the basis of past 3-year amount accounts, Mr. Ravi earn on an average a gross profit of 20% on sales। मतलब क्या है, आपको जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालते, वो निकालने का इन्होंने काम दिया ही नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो हम पहले से ही बता देते हैं, भैया ग्रॉस प्रॉफिट आपका होने वाला है 25% ऑन सेल। पास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको क्या बता दिया है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल पे होगा। अब पहले हम क्वेश्चन को जमाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ कर देता हूं जिससे आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा आसान। देखो बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी हम देखते हैं कि कैसे होगा। ये एक ईयर है आपके पास और ये ईयर है जो खत्म होता है 31 मार्च 2020 को। फिर नया साल स्टार्ट होता है बेटा इस तरीके से, कहां से, 1 अप्रैल 2020 से लेकर, और यहां 12 मई 2020 को लग जाती है आग। 12 मई 2020 को लग जाती है आग। अब आपको क्वेश्चन में बेटा इसका डेटा नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि आपसे वो ट्रेडिंग अकाउंट बनवाना नहीं चाहते हैं। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, बट यहां पे नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्या दे दिया कि यहां तक हमने 3 साल का एवरेज किया है। भाई इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? एक ही पर्पज होता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालनी है, बट ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऑलरेडी उन्होंने दे दी कि भाई पिछले 3 सालों का ग्रॉस प्रॉफिट है, वो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, एवरेज जीपी रेट जो आ रही है वो आ रही है आपकी 25% ऑन सेल। तो हमारा एक काम उन्होंने आसान कर दिया कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। बट अभी भी हमारे साथ एक समस्या है और वो ये है कि जिस दिन आग लगी बच्चों, जिस दिन आग लगी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्टॉक कितना था, इस पॉइंट पे स्टॉक कितना था वो हमें फाइंड करना है। और वो स्टॉक हमें मिल सकता है कहां से? हम जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाना पड़ेगा हमें? देखो इस पीरियड का जिसमें आग लगी है उस पीरियड का आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास स्टॉक की वैल्यू का पता नहीं होता है और हमें डेट ऑफ फायर के दिन कितना स्टॉक था वो हमें पता होना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा काम होगा। अब बनाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 12 मई। ठीक है, और बेटा इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोल रहे हैं इसका भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। नहीं पता है तो हम लोग पता कर लेंगे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा हम लोग ये अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए नहीं बना रहे, हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर से कुछ अमाउंट चाहिए और वो आ जाएगा, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलो हम बना रहे हैं यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से बन रहा है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 12 मई 2020 तक ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। अब देखो सर ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, जो यहां पे क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा, तो आपको दिया हुआ है
कितना है 83,500, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 83,500। जो यहाँ का ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा वो यहाँ ओपनिंग बन जाएगा हमारा। तो हम बनाते हैं यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है 8350, ठीक है। दूसरा हमें परचेजेस दिया हुआ है, तो परचेजेस हमारा सीधा आ जाएगा सर परचेजेस कितना है 1,12,000। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आने वाले सवालों में आपको परचेजेस सेल्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, वो एडजस्टमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, और क्वेश्चंस के साथ और हम अच्छे से डिस्कशन पे आ जाएंगे कि कैसे वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इधर आएगी बेटा आपके पास क्या सेल्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,54,000 की सेल आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला हुआ है कि 1,54,000 का कितना निकाल लो 25%। सर ये कहाँ दिया हुआ है 25% निकालना है? बेटा ये आपको यहाँ पे आपका दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि जो एवरेज रेट दी हुई है वो उसी लिए दी हुई है कि हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% निकल जाए, ठीक है। तो 1,54,000 का 25% कितना हो गया है 38,500। 38,500 क्या आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों जिस चीज की हमें तमन्ना थी वो आ गया है क्लोजिंग स्टॉक। जिस चीज की तमन्ना थी वो निकल जाएगा, और वो क्या है तमन्ना हमें क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा बच्चों हमारा बैलेंसिंग फिगर से। इसका टोटल कितना हो रहा है सर? इसका टोटल हो रहा है 2,34,000, और इधर का भी टोटल हम कितना मानेंगे 2,34,000। 2,34,000 में से 1,54,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 80,000 रुपए का। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 80,000 रुपए का। बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया बैलेंसिंग फिगर से किस तरीके से हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा किस काम आएगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है स्टॉक आज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था, ये निकालने के काम आएगा आपका क्या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सर ट्रेडिंग अकाउंट इससे ऊपर जो बनाते हैं प्रीवियस ईयर का, वो किस काम आएगा? अगर हमें बनाना पड़ता, अगर क्वेश्चन में किसी में बनाना पड़ता तो वो बनाते हम। हमें क्या निकालना है क्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालनी है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले से ही दे दी, हमें ज्यादा काम उन्होंने करवाया नहीं है। अब दो चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी है? सर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी है? आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी है? सर आपने पॉलिसी ले रखी है 70,000 रुपए की। आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी है 70,000 रुपए की। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने पॉलिसी ले रखी है ₹70,000। और आपका आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था? आग लगी उस दिन स्टॉक 80,000 का था। दैट मीन्स ये क्या हो गया है पार्शियली पार्शियली इंश्योर्ड हो गया है, पूरा स्टॉक आपका इंश्योर्ड नहीं था। अब यहां पे लोचे होंगे। पहली चीज, आपका पूरा स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था, ये चीज ध्यान रखोगे। तो यहां पे अगर एवरेज क्लोज लगा तो क्या होगा, और एवरेज क्लोज नहीं लगा तो क्या होगा, ये हमें समझना है इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना बेटा, देखो 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 कहां गया अपना, हाँ मैंने बताया था ना पार्शियल इंश्योर्ड। तो पार्शियल इंश्योर्ड देखो हमारे पास स्टॉक कितना है बेटा, स्टॉक है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80,000 का, और हमने इंश्योरेंस कितने का करा रखा है? अगर हम पहले क्वेश्चन की वजह से देखें तो हमने इंश्योरेंस करा रखा है 70,000 रुपए का, तो ये पार्शियल इंश्योर्ड हो गया। अब एक चीज बताओ बेटा, आपने इंश्योरेंस 70 का करा रखा है, 80,000 का आपका स्टॉक है, तो क्या जितना नुकसान हुआ है कंपनी को दे देना चाहिए? मैं बोलूंगा कदापि नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया है कंजूसी की है, आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी शानी होती है, वो क्या करेगी अगर एवरेज क्लोज लगाया है तो आपको प्रोपोर्शनेट क्या देगी इंश्योरेंस क्लेम देगी। वो हम आगे देखेंगे कैसे होगा, वो आगे देखेंगे। बट ध्यान रखना जब भी पार्शियल इंश्योर्ड होगा वहां ये चेक करना पड़ेगा कि एवरेज क्लोज है या एवरेज क्लोज नहीं है। देखो भाई अब आगे एक एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया है, और वो पॉइंट क्या निकल के आया है वो देखो।
हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया है कि जिस दिन आग लगी थी ना उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था वो निकल के आ गया है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेता हूं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रुपीज में, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। बेटा ये निकालना अभी तो इस क्वेश्चन में आपको आसान लग रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना तो आपको ये निकालना, ये सिर्फ ये चीज निकालने में बहुत पसीने आएंगे। सही बता रहा हूं, स्टॉक निकल गया तो आपका काम हो गया। इंश्योरेंस क्लेम में कुछ लॉस ऑफ स्टॉक में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन एज ऑन डेट ऑफ फायर दैट इज 12 मई ये निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना है सर, ये हमारे पास 80,000 रुपए का है। बेटा इसमें से इतना स्टॉक था, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास 80,000 का स्टॉक था, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया तो आग कितने में लगी ये निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूं हमने हमारे उसमें गोडाउन में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का रखा हुआ था, बोले सर 80,000 का। क्या पूरा जल गया क्या? ना ना ना, पूरा नहीं जला, कुछ बच गया। अब बचा भी दो तरीके से है, देखो ध्यान से सुनो। अब यहां पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर साल्वेज वैल्यू 2 क्यों दी हुई है? अरे भाई दे सकता है वो साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू 2 इसलिए दी हुई है, एक साल्वेज वैल्यू तो आपको ये दी हुई है कि बच्चे स्टॉक साल्वेज, और दूसरा स्टॉक साल्वेज का मतलब है जैसे आग लगी, गोडाउन में आग लगी तो 100 यूनिट रखी हुई थी या फिर 1000 यूनिट रखी थी किसी भी, या 1000 टेबल रखी थी, चलो टेबल का काम है, 1000 टेबल रखी हुई थी। 1000 टेबल में से 200 टेबल तो कुछ नहीं हुआ, 200 टेबल तो आज इट इज बच गई, मतलब उनके तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो साल्वेज हो गया। अब बाकी 800 जो जली है उनमें भी लोहा लक्कड़ ये बिक के कुछ हमें मिल जाएगा। तो साल्वेज दो तरह का इसलिए दिया हुआ है कि एक तो बिल्कुल फ्रेश यूनिट बच गई, और दूसरा जो बची है जिनमें आग लगी थी उनको भी बेच के हम कुछ रुपया कमा सकते हैं। तो दो तरह का यहाँ पे साल्वेज वैल्यू आपको दी हुई है। अब साल्वेज वैल्यू किस किस की दी हुई है? स्टॉक साल्वेज और एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक का मतलब यही होता है कि जो जला हुआ माल है उसको भी हम कुछ रुपयों में आगे बेच सकते हैं। तो कितने का बेच सकते हैं ये देखना है हमें बेटा। तो हमारे पास स्टॉक साल्वेज्ड कितना है? स्टॉक साल्वेज्ड एक तो दिया होगा आपको ये पॉइंट, और दूसरा दिया होगा एग्रीड वैल्यूज ऑफ, एग्रीड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,400 का। तो हमारे पास ये आ गया 21,600, और ये आ गया 58, एक मिनट बेटा ये आ गया, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं क्योंकि इसका हमें इंश्योरेंस मिलने वाला है। कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? 58,400। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो आया है इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लॉस ऑफ स्टॉक, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे देंगे स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर। हमारा कितना स्टॉक डैमेज हुआ है। अब देखो ये स्टेटमेंट बनाना, ये स्टेटमेंट बनाना सबसे आसान है, ये स्टेटमेंट आपको बनाना सबसे आसान है। सर ये स्टेटमेंट बनाना आसान क्यों है? देखो सिंपल सी चीज है, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर आपका ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाएगा, ये आ गया। सर इसमें अब लेस करना है जो साल्वेज वैल्यू है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी, आपको निकालनी नहीं है, ठीक है। अब आपका आ गया क्या? 58,400। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी हमारा नुकसान हो गया। बोले कितने का? बोले 58,400 का नुकसान हुआ है। बोले आपने इंश्योरेंस कितने का करा रखा है? 70,000 का। देखो 70,000 का इंश्योरेंस करा रखा है, 58,400 का नुकसान हुआ है, पूरा पैसा हमें चाहिए। कंपनी बोलेगी थम थम जा भाई थम जा, एक चीज बता, स्टॉक तेरे पास रखा हुआ था 70,000 का, सॉरी 80,000 का, तूने इंश्योरेंस करा रखा था 70,000 का, तो एक चीज बता, तूने इंश्योरेंस करा रखा था, वही स्टॉक जला है ये कैसे मान ले हम? पूछेगी इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा भी तो हो सकता है वो स्टॉक जला है जिसका तूने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो सामने वाले बोलेगा बात तो सही है, आपके पास स्टॉक कितना रखा हुआ है? स्टॉक जिस दिन आग लगी उस दिन 80,000 का रखा हुआ है, आपने इंश्योरेंस 70,000 का करा रखा है। तो ये भी तो हो सकता है कि आपका स्टॉक कौन सा जला हो जिसका इंश्योरेंस आपने 10,000 का नहीं करा रखा है, हमने जो इंश्योरेंस दे रखा है। तो इस केस में क्या होता है? एवरेज क्लोज एप्लीकेबल हो जाता है। और एवरेज क्लोज कैसे एप्लीकेबल होता है? आप जो लॉस का अमाउंट या क्लेम का अमाउंट निकालोगे वो प्रोपोर्शनेट निकालोगे। मतलब कैसे? देखो
आपने इंश्योरेंस कितने का करा रखा था, ये देखो आपने इंश्योरेंस कितने का करा। अब देखो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, लास्ट पॉइंट जो चैप्टर बोलता है दैट इज अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितनी है आपकी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपकी कितने की है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने स्टॉक कितना था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक डेट ऑफ फायर जिस दिन आग लगी उस दिन, और डैमेज कितना हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, क्लेम निकल जाएगा। इसको इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखो जिस प्रोपोर्शन में आपने इंश्योरेंस करा रखा है उस प्रोपोर्शन में आपको क्या मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है। तो मेरे बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपकी कितनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिसी हमारी है सर, वैल्यू ऑफ पॉलिसी है हमारी 70,000 रुपए की, हमने स्टॉक रख दिया 80,000 का, और लॉस हुआ है हमें 58,400 का। तो क्लेम कितना हो जाएगा, क्लेम मिल जाएगा हमें 51,100 रुपए का, हमें 51,100 रुपए का क्लेम मिल जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताएं और कुछ पॉइंट्स भी बताएं। बेटा ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं ये फॉर्मूला या फिर प्रोपोर्शनेट कब होगा, जब जब आपका एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होगा। अगर एवरेज क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा। दूसरी चीज, एवरेज क्लोज तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस तो आपने करा रखा है कम का और स्टॉक रख रखा है आपने ज्यादा का, तो इंश्योरेंस कंपनी वहां एवरेज क्लोज अप्लाई कर देती है। एवरेज क्लोज में आप प्रोपोर्शनेटली क्या करते हो, क्लेम ले सकते हो। अब बताओ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, आगे सर। पक्का? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक है। बेटा देखो अगर आप लोगों ने देखो इस चैप्टर में, फिर मैं बोल रहा हूं आपको एक चीज का आना बहुत जरूरी है, और वो चीज है आपके लिए क्या, स्टॉक की कैलकुलेशन। भैया अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आती है ना, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना, तो ये चैप्टर मतलब इतना आसान है। चैप्टर का मतलब लॉस ऑफ स्टॉक वाला पॉइंट है ना, वो तो इतना आसान है कि आप सपनों में भी इसको कर दोगे, बट आपको कॉन्सेप्चुअली ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। आ जाओ अब मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम करें या उसकी ऑडिट करें, इसकी हम एक काम करते हैं सर, इसकी ऑडिट करते हैं हम लोग। भाई सीएमए बनने के बाद या फिर सीए बनने के बाद बच्चे ऑडिटर बन जाते हैं, आप बीकॉम करके ऑडिटर बनो। कैसे ऑडिटर बनते हैं ये मैं बताता हूं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं कि हम जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लेते हैं वो या तो प्रीवियस ईयर की लेंगे, और प्रीवियस ईयर की नहीं लेंगे तो हम एवरेज रेट लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज रेट किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। सपोज इन इलस्ट्रेशन सेकंड कैसे दिया हुआ है कि आपको क्या है, बहुत सारे ईयर का, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है। उस प्रीवियस ईयर का डेटा से आप क्या करोगे, उस प्रीवियस ईयर के डाटा से आप सबके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, उससे सबकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकाल लो। जैसे 5 साल के आपको डेटा दिया हुआ है कि 5 साल में हमने इतना इतना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, इतनी इतनी हमारी सेल हुई, तो उससे 5 सालों की हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई हमारे पास, तो उससे हम एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकाल लेंगे। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। उससे आ जाएगा कि हमारा स्टॉक आज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, उसमें से साल्वेज वैल्यू माइनस कर देनी है, और साल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा स्टॉक डैमेज्ड। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि साल्वेज वैल्यू दो टाइप की हो सकती है। एक ऐसा स्टॉक जिसपे आग लगी नहीं, वो साल्वेज स्टॉक हो जाता है। दूसरा आग लगी है लेकिन उसको आप बेच सकते हो मार्केट में, या इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है कि भैया इतना हम आपको पे कर देंगे, उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू फॉर साल्वेज, मतलब इतने वैल्यू पे वो मार्केट में बिक जाएगा। तो ये दो तरह की साल्वेज वैल्यू हो सकती है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर साल्वेज वैल्यू दो टाइप की क्यों है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ दूं बेटा। देखो 15 16 16 17 17 18 18 19 इसकी आपको दी हुई है। आपकी एवरेज रेट निकल जाएगी। एवरेज रेट निकलने का वो ही की वो क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, आप लोग कर लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क है आपका, आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ ये है कि आपको एवरेज रेट निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे आती है, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है
उसको डिवाइड कर दो किससे, उस साल की सेल से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जितने साल का ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड कर दो जितने साल है, जैसे इसमें 5 साल दिए हुए हैं 5 से, तो आपको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। अब जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, तो सेकंड आप होमवर्क कर लोगे बेटा, बताओ Yes, sir. पक्का? चलो थर्ड Yes, क्वेश्चन sir. पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा थ्रिल वाला होना चाहिए। आहा, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा थ्रिल वाला है क्या? कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। चलो देखते हैं थ्रिल वाला है या नहीं है। नहीं है थ्रिल वाला, लेकिन करेंगे फिर भी हम इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। इफ फायर, 3 कर लेते हैं एक बार, है ना। उसके बाद हम जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा मैं। ये वार्म अप के लिए है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, इसमें 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 हाँ, आप इंपॉर्टेंट मार्क देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखो, इसको इसके ऊपर सितारे लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर सितारे लगा लो, स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आप सितारे लगा लो, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 भी है इसमें, हाँ। स्टॉक ऑफ स्लो सेल जो अपन ने किया था ना, नॉर्मल एबनॉर्मल वाला, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता, बट फिगर चेंज होंगे, और बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। तो आपको इन क्वेश्चंस पे सितारे लगा लेने हैं, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ तरीके से करना है, एक बार एग्जाम से पहले देखना है, आपका काम हो जाएगा। एक और चीज, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में भी इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, अल्टीमेटली इन्वेंट्री का ही तो मेन रोल है, तो इन्वेंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ए फायर अकर्ड एट ऑन 30th June 2020 इन द गोडाउन ऑफ राधिका ट्रेडिंग कंपनी। तो आप तुरंत उसके लिए माइंड मैप तैयार कर लो कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कि हमारे पास यहां से यहां गए और किस डेट को, कब लगी है आग, आग लगी है 30 जून 2020 को। ये हमें तुरंत लिख लेना है कि भैया आग किस दिन लगी है, 30 जून 2020 को। द स्टॉक्स ऑलवेज वैल्यू 36,000 असर्टेन द क्लेम टू बी लॉग्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको दिया हुआ है कि स्टॉक कैलकुलेट करना है, स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ का आपको स्टॉक दिया हुआ है कितना है सर, 2,40,000 स्टॉक दिया हुआ है। वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3,05,000। परचेजेज एंड सेल्स दी हुई है, परचेज दी हुई है आपको 5,55,000, ठीक है, और सेल्स आपको दी हुई है 11 लाख। गुड्स यूज्ड बाय राधिका द प्रोप्राइटर एट कॉस्ट विच आर टू बी एडजस्टेड। बेटा मैंने बताया था आपको, जैसा कि आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, दैट इज एडजस्टमेंट। अब आ जाओ कल वाले नोट्स पे आ जाओ, पहले देखो आप एडजस्टमेंट कैसे देते हैं, इस नोट्स पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था आपको कि एडजस्टमेंट कैसे दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, ये रहा एडजस्टमेंट। अगर आपने नोट्स को भी ढंग से पढ़ लिया मेरा काम हो जाएगा। आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, 4 बजे, Sir, drawings. एक मिनट, मेरी बाइक ही है बेटा। देखो एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, एडजस्टमेंट देख रहे हैं, मैंने बताया था कि क्या एडजस्टमेंट हो सकता है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स का हो सकता है। अगर आपको ड्राइंग दी हुई है, और ड्राइंग्स किसकी दी होगी, यहाँ पे ड्राइंग्स दी होगी गुड्स की। अगर गुड्स की ड्राइंग दी हुई है तो उसको क्या करना है, हमें परचेजेस में से माइनस करना है और काम हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स यूज्ड बाय राधिका द प्रोप्राइटर एट कॉस्ट 40,000 विच आर टू बी एडजस्टेड। तो ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं कि किस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट होना है। ठीक है बेटा, करें? चलो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लेम टू बी लॉग्ड पूछा है इसने, क्लेम टू बी लॉग्ड हम निकाल देते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बेटा प्लीज है ना, जब भी आप सॉल्यूशन करो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको।
कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन है ये, सर ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अरे ये बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी इसकी, लेकिन ठीक है। आपको क्या लिखना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या हम बना रहे हैं यहाँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये बना रहे हैं फॉर 1 अप्रैल 2022। 30 जून है ना बेटा, हाँ 30 जून 2020 तक, 30 जून 2020 तक हम बना रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दो। सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ₹2,40,000। ठीक है, आपको सेल्स दी हुई है, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम निकाल देंगे बाय सेल्स। और सेल्स दी हुई है आपको 11 लाख रुपए की। अब आपको यहां दिया हुआ है टू परचेजेज। परचेजेज में आपको थोड़ा सा थम जाना है, रुक जाना है कि परचेजेज आपकी कितनी है, 5,55,000 की। परचेजेज 5,55,000 की है। इसमें से माइनस कर देंगे हम कौन सा, जो पर्सनल यूज के लिए आपने लिया है ड्रॉइंग्स। कितना यूज लिया है सर हमने, 40,000 रुपए का यूज लिया है, तो हमारे पास 5,15,000 रुपए आ जाएगी। बेटा और भी कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, यस हो सकता है। और वो कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक हमने क्या किया है, गुड्स हमने चैरिटी के लिए दिया है, गुड्स हमने अदर यूज में कुछ भी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, व्हाटएवर, वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदर यूजेस ऑफ गुड्स करके हमने टॉपिक पढ़ा था, वो आ जाएगा। फिर हमारा एक और एडजस्टमेंट इसमें हो सकता था, कैसे दिया होगा वो देख लेते हैं। टू वेजेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 3,05,000 रुपए का है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एडजस्टमेंट कैसे दिया होगा। जीपी देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई साहब अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या दिया हुआ है वो देखना है। ओहो सर 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 क्या दिया इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। अब आपकी दिमाग की बत्तियां जल जानी चाहिए। क्यों सर, हमें अमाउंट सेल का दिया हुआ है। सर अमाउंट तो सेल का दिया हुआ है, और रेट किस पे दी हुई है, कॉस्ट पे। हम नहीं मानेंगे ऐसे, हम नहीं करेंगे अब इसको ऐसे। अब देखो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जी सर ऐसा ही होता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कॉस्ट के ऊपर रेट है तो कॉस्ट को कितना मानना है, 100। आपको रेट किसके ऊपर दी हुई है बेटा, कॉस्ट के ऊपर दी हुई है, तो कॉस्ट को कितना मानना है, सर कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे। तो मुनाफा कितना हुआ, 25%, मतलब 25। तो सेल्स की वैल्यू कितनी हुई, 125। इस तरीके से आपको दिमाग अप्लाई करना है, आपको रटना नहीं है कि सेल्स के ऊपर ये हुआ तो ये करेंगे, कॉस्ट के ऊपर ये हुआ तो ये करेंगे। ध्यान रखना, जिसका अमाउंट दिया हुआ है उसकी रेट दी हुई है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर अमाउंट किसी और का है, रेट किसी और की है, तो जिसके ऊपर रेट दी हुई है उसे 100 मानो, और फिर क्वेश्चन को आप एक इक्वेशन में बना लो, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ये अंगूठा नियम है, ये थंब रूल है बेटा, ये कभी गलत नहीं होगा आपका, गारंटी है। देखो अब बताओ हमारी सेल कितनी है बच्चों, हमारी सेल है सर 11 लाख रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25, डिवाइड किससे होगा, 125 से। 125 से क्यों हुआ, क्योंकि रेट किस पे है, कॉस्ट पे, और वैल्यू किसकी दी हुई है, सेल्स की, तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,20,000 का। अब जिस चीज की हमें जरूरत थी, या जिसके लिए हम तत्पर थे, निकालना था क्या, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वो आ जाएगा हमारे पास बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना आ गया सर, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। बताओ कितना आया सर, इसका टोटल हो गया 12,80,000। तो इधर का भी टोटल कितना होगा सर, इसका भी टोटल 12,80,000 ही होगा। इसमें से 11 लाख माइनस किया तो 1,80,000 आपका क्या आ गया है, स्टॉक आ गया है। अब जिस दिन आग लगी आपके गोडाउन के अंदर, उस दिन स्टॉक कितना था, 1,80,000 का। तो क्लेम टू बी लॉग्ड पूछा है इसने, क्या पूछा है,
कितना क्लेम लॉक करोगे, मतलब कितने के लिए क्लेम करोगे आप इंश्योरेंस कंपनी से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लेम टू बी लॉक्ड। क्लेम टू बी लॉक्ड कैसे निकलेगा सर? क्लेम टू बी लॉक्ड निकलेगा हमारे पास, पहला स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था सर? 1,80,000 का हमारे पास स्टॉक था, इसमें से लेस कर दो जो बच गया माइनस साल्वेज वैल्यू, और साल्वेज वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी कितनी है? 36,000। तो स्टॉक क्लेम टू बी लॉक्ड आ जाएगा आपके पास रुपीज में कितना? 1,44,000 रुपए, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप लिख दोगे ये है हमारा क्लेम टू बी लॉक्ड। बेटा समझ में आ गया आपको? देखो जितने भी क्वेश्चन आप लॉस ऑफ स्टॉक के करोगे, फिर बोल रहा हूं आपको स्टॉक की कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। अब एक जगह और एडजस्टमेंट आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में, पूरे पूरे उसमें बता रहा हूं, एक या दो एडजस्टमेंट और हो सकते हैं जो मैंने बताए आपको आपके नोट्स के अंदर ही। देखो क्या बताया था मैंने, एक तो कहां गए हमारे नोट्स, हमारे नोट्स गए, देखो एक तो मैंने बताया था अदर यूजेज ऑफ गुड्स, ये आ गया है सर। वेजेज का और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे आ सकता है सर? देखो आपको क्या देगा कि हमने एक असेट परचेज की, प्लांट परचेज किया या मशीन परचेज की, उस मशीन के ऊपर हमने कुछ वेजेज, कुछ मजदूरी लगाई। अब जो मजदूरी लगाई है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? तो आपको ये पता होगा कि ये कैपिटल एक्सपेंस होगा। सर कैपिटल एक्सपेंस क्यों होगा? क्योंकि बिफोर पुट टू यूज, उपयोग में लेने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें कैपिटलाइज करते हैं, उस पर्टिकुलर असेट की कॉस्ट में जाएगा। तो वेजेस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैंने यहां बता रखा है कि यहां से वेजेस में से माइनस करके कहां ले जाएंगे? मशीन की कॉस्ट में ले जाएंगे। तो एक एडजस्टमेंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अगर ऐसा पॉइंट आ जाता है तो जितना आपका अनसोल्ड गुड्स है या जो रिटर्न नहीं आया है उतनी सेल्स में से माइनस कर देंगे और उसकी कॉस्ट हम कस्टमर के साथ ऐड कर देंगे कि स्टॉक विद कस्टमर कितना है। ये एडजस्टमेंट और आ सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस क्लेम में और कुछ नहीं है जो लॉस ऑफ स्टॉक में आ सकता है। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 आप कर लोगे आराम से, 3 मैंने बता दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन को मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप अपना होमवर्क लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सर होमवर्क क्यों लिखें? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको तकलीफ देगा। क्यों सर? क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने इतनी बार डिस्कशन कर लिया। क्या बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नहीं दी हुई, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकाल लेंगे। कैसे? प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बन के। बाकी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए आसान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 होंगे होमवर्क। बेटा कर लेना इन क्वेश्चंस को, आपके लिए आसानी होगी। इंटर में भी जब पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर आज इट इज मिलेगा और उसी लेवल पे मिलेगा जो मैं लेवल पे पढ़ा रहा हूं। कोई गलती नहीं होगी आपको, आराम से। आज यहीं पे इसको समाप्त करेंगे बेटा हम लोग इस चैप्टर को। कल हम इस चैप्टर के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, उन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। दैट इज क्वेश्चन 5 6 7 और 8। और उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा प्लीज 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 आप लोग इन 2 चैप्टर को बहुत तरीके से कर लो। एक तो आपका इन्वेंट्रीज और एक इंश्योरेंस क्लेम। एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा और 20 नंबर का पूरा आएगा, एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं होगा। आराम से आप 20 में से 20 पूरा स्कोर कर सकते हो। और बीकॉम के मार्क्स बहुत काम आते हैं। और जो बच्चा इंटरव्यू में जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है, तो कहीं पे भी एंट्री करने के लिए बीकॉम के मार्क्स काम आते हैं। जो आपको ये बोले कि साहब बीकॉम तो बेकार है या बीकॉम बेकार है, बट बीकॉम को अगर ढंग से कर लोगे तो बीकॉम के मार्क्स भी आपके काम आएंगे। तो बीकॉम को भी हमें ठीक से पढ़ना है और ठीक से इन 2-3 चैप्टर को जो अभी तक किए हैं उनको कर लो। एक यूनिट आपकी पूरी की पूरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। चलो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। और कोई प्रॉब्लम रह रही है आपको तो आप मेरे को ग्रुप पे शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस की, तो आप वहां से देख लेना जिनके पास बुक्स नहीं है।